ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले हैं और ओवैसी मुजरिम है, ऐसा मैं नहीं मानता। सीधी सी बात यह है कि 2014 का इलेक्शन हुआ, नरेंद्र मोदी के मुकाबले पे ओवैसी तो नहीं था, नरेंद्र मोदी आ गया, मुसलमानों ने तो कोई वोट नहीं दिया। अभी इसको सड़कों पे नहीं आकर के शाहीन बाग का एहतजाज को अभी सड़कों पर नहीं उतारना चाहिए जब तक यूपी का इलेक्शन न हो जाए। योगी आदित्यनाथ की सत्ता में आने के बाद जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने हैं तो शुरू के 6 महीने के बाद ही उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है, बहुत वाज़ेह है, और वो है कि ठोक दो कि ओवैसी साहब तो आज़म खान से भी पक्के मुसलमान हैं, इसलिए बीजेपी आरएसएस जो है उन्हें दोस्तों नहीं रख सकती। ये आवाज़ उसी वक्त उठना शुरू हो गई थी कि जिस तरह से किसान आंदोलन के नतीजे में तीनों किसान कानून, जिनको किसानों की ज़बान में काले कानून कहा जाता है, उन काले कानूनों को वापस ले सकती है गवर्नमेंट मुल्क के किसानों के मफाद में, तो फिर मुल्क के बाशिंदों के मफाद में CAA NRC को क्यों वापस नहीं लिया जा सकता, और ये वापस लिया जाना चाहिए। मुतालबे भी लोगों ने किए। NDA की अलाइज दो पार्टियों ने कम से कम गवर्नमेंट से ये मुतालबा शुरू कर दिया है कि CAA NRC को भी वापस लिया जाना चाहिए। कल तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद जब विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं मीडिया वाले ले रहे थे पार्लियामेंट हॉल के बाहर, तो उसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम मीडिया हाउसेस को अलग अलग एक बाइट दी, जिसमें कृषि बिल पर सरकार को घेरते हुए एक मामला CAA NRC का भी उनके ज़रिए उठाया गया, जिसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी गई तमाम चैनल्स में, और आज अखबारात में भी उसको जगह दी गई। जिस तरह से 5 असम्बली इंतखाबात करीब हैं और सबसे अहम उत्तर प्रदेश है, इस इशू को बार बार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के ज़रिए भी बुनाया जाता है, अभी पीछे जिस तरह से एक चुनावी रैली में भी असदुद्दीन ओवैसी ने जब CAA NRC का जिक्र किया था, तो उसके अगले दिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक रैली में ये कहा था कि हमारे प्रदेश में इस तरह की बातें करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। CAA NRC को लेकर जो लोग आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और बहुत ही धमकी भरे लहजे में ओवैसी को उन्होंने ख़बरदार किया था। तो क्या इस तरह के बयान देकर के बार बार ओवैसी बीजेपी को एक मुद्दा दे रहे हैं, या सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को साधने की एक कवायद है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान आबिद साहब, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अक्सर आप इनको टीवी डिबेट्स में भी देखते रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या दानिस्ता तौर पर इस तरह का बयान दिया गया है? कैसे देखते हैं इसको, ख़ासतौर से अगर उत्तर प्रदेश के तनाजुर में देखा जाए? पीछे जब ये बात हुई थी, एक रैली में कहा था, तो उसके अगले दिन इस मामले को के ज़रिए योगी ने उनके ऊपर निशाना साधा था, और कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण के लिए एक बड़ा मुद्दा इसको माना जा रहा है। देखिए, बयान तो कोई भी हो, हर एक बयान जो है वो सोच समझ के ही दिया जाता है, और असदुद्दीन ओवैसी एक मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं और अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। वो जानते हैं अच्छी तरह से कि उनके हर एक लफ्ज़ के बड़े माना होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नादानी में या अनजाने में कोई बयान दे रहे हैं, और उनके अब तक की तर्ज़ सियासत को देखते हुए कम से कम मैं अभी ये नहीं कह सकता कि वो बीजेपी को मुद्दा थमाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। हाँ, ये मुमकिन है कि वो अपनी पॉलिटिक्स को, या कहिए कि अपनी जमात को और अपनी जमात के वोटर्स को और हमदर्दान को जगाने की एक कोशिश कर रहे हों, ताकि वो ज़रा बेदार हो जाएं, और बेदार हो करके किसानों से एक सबक हासिल करने की बात करें कि भाई जिस तरह से किसान इकट्ठा होकर किसानों पर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगाए बीजेपी और उसके हिमायतियों ने, बीजेपी और उसके अंधभक्तों ने, आरएसएस के लोगों ने। पाकिस्तानी उनको कहा, खालिस्तानी उनको कहा, अलगाववादी उनको कहा, और साहब उनको देशद्रोही उनको कहा, नकली किसान उनको कहा, सब कुछ कहा गया। कोई ऐसा ताना नहीं रह गया था कि जो उनको न दिया गया हो। इसके बावजूद वो लोग डटे रहे,
पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। एक वक्त वो भी आया कि जब 26 जनवरी के बाद हमने देखा कि गाज़ीपुर मंडी या गाज़ीपुर बॉर्डर पर वहाँ जिस तरह से पुलिस ने घेर लिया था और ऐसा लगता था कि शायद अब चंद मिनटों के बाद ये किसानों का आंदोलन जो है बस ख़त्म होने जा रहा है, एक अंधेरी तारीख़ किसानों के आंदोलन की बनने जा रही है। लेकिन जिस तरह से किसानों ने वहीं से कहिए कि बिल्कुल आखिरी, जब गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट की एजेंसियों ने और गवर्नमेंट के हिमायतियों ने और गुंडों ने आकर के उनको घेर लिया और किसानों को धकेलते धकेलते ले जाके दीवार से लगा दिया, तो दीवार से लगे हुए किसानों ने जो झटका दिया है फिर गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को हाशिए पर पहुंचा दिया। और नतीजा उसका ये हुआ कि आज उसी सरकार को, जो अपने आप को सबसे बड़ी विश्व की दमनकारी सरकार समझती थी और रही भी है, और सबसे बड़ा डिक्टेटर अगर किसी हुकूमत में किसी को आप कह सकते हैं तो सेंटर में नरेंद्र मोदी को और यूपी में योगी को। आदित्यनाथ योगी नरेंद्र मोदी से बड़े डिक्टेटर हैं और नरेंद्र मोदी उनसे बड़े डिक्टेटर हैं। अब इन दोनों का आपस में मुकाबला कराया जाए तो उस वक्त पता चलेगा कि इनमें दोनों में कौन बड़ा डिक्टेटर है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दानिस्ता तौर पर ये बात कही है असदुद्दीन ओवैसी ने, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मौका था। कोई चीज़ होती है जिसका कोई मौका होता है, बोला जाता है, कोई मौका महल नहीं है, कोई बात नहीं हो रही CAA NRC पर, उसके ऊपर अभी कवानीन जो बनने हैं, जो रूल्स बनने हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, फिर भी आप बिना वजह आप बात कर रहे हो, तो क्या मतलब है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उस पर कोई बात नहीं हो रही है, बल्कि जिस दिन नरेंद्र मोदी ने बहैसियत वज़ीर आज़म ये ऐलान किया कि हम 29 नवंबर को पार्लियामेंट के अंदर तीनों किसान कानून वापस लेने जा रहे हैं और इसका फ़ैसला हमने कर लिया है, जब उसका टीवी पर उन्होंने ऐलान किया तो मुल्क के मुख्तलिफ़ सियासी गोशों से, मुख्तलिफ़ सियासी हलकों से ये आवाज़ उसी वक्त उठना शुरू हो गई थी कि जिस तरह से किसान आंदोलन के नतीजे में तीनों किसान कानून, जिनको किसानों की ज़बान में काले कानून कहा जाता है, उन काले कानूनों को वापस ले सकती है गवर्नमेंट मुल्क के किसानों के मफाद में, तो फिर मुल्क के बाशिंदों के मफाद में CAA NRC को क्यों वापस नहीं लिया जा सकता। और ये वापस लिया जाना चाहिए, मुतालबे भी लोगों ने किए। और अभी हाल फिलहाल में जैसे ही संसद सत्र शुरू होने की बात हुई और 2-4 दिन पहले से खुद NDA की अलाइज दो पार्टियों ने कम से कम गवर्नमेंट से ये मुतालबा शुरू कर दिया है कि CAA NRC को भी वापस लिया जाना चाहिए। खुद नरेंद्र मोदी की या BJP की जो अलाइज पार्टियां हैं उन्होंने ये मुतालबा करते हैं। तो जब उन्होंने मुतालबा कर दिया है तो मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष, MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अगर ये मुतालबा करते हैं, बिल्कुल बजा है, सही है। हाँ, ये बात सही है कि अभी इस मुतालबे को मुतालबे की हद तक ही रखना चाहिए। अभी इसको सड़कों पे नहीं आकर के शाहीन बाग का एहतजाज को अभी सड़कों पर नहीं उतारना चाहिए जब तक यूपी का इलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि यूपी के इलेक्शन से पहले हम आप कोई भी कितने भी खुलूस के साथ, कितने भी ईमानदारी के साथ इस काले कानून के ख़िलाफ़ एजिटेशन करें तो, लेकिन ये यकीनी तौर पर BJP, RSS और उनके तमाम एजेंट्स ये कोशिश करेंगे कि हमारी इस जद्दोजहद का, हमारी इस मुखलिसाना मेहनत का वो मनफी फ़ायदा उठा ले जाएं। तो उनको मनफी फ़ायदा उठाने से रोकने के लिए ये भी ज़रूरी होता है कई मरतबा कि आप जो कुछ चाहते हैं उसको चाहते तो रहिए, लेकिन उसको लेकर के अभी सड़कों पर न उतरिए, क्योंकि सड़कों पर उतरने से उसका मुखालिफ को फ़ायदा हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए और मुखालिफ को फ़ायदा ना उठाने देने के लिए अभी कुछ वक्त के लिए इसको मुतालबे को मुतालबा ही रखिए, ताकि सही वक्त पर जो है फिर आप इसको सड़क पर लेके एजिटेशन। असदुद्दीन ओवैसी का एक चेहरा ऐसा है जिसको कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका कोई भी बयान हो उसको बड़ी प्रमुखता से तमाम चैनल्स में चलाया जाता है। पार्लियामेंट में अगर वो बोलते हैं तो उनको BJP बोलने देती है। बाकी अगर और लीडरों की बात करें, आज़म खां का क्या हाल हुआ वो सबके सामने है, सिर्फ एक ही स्पीच देने पर उनके ज़रिए इस तरह का बयान दिया जाता है, अगले दिन फिर उसका काउंटर किया जाता है। और
जिस तरह से सीए एनआरसी में जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया गया, गिरफ्तारियां हुई, यूएपीए लगाया गया उत्तर प्रदेश में। अभी मऊ से 6 लड़के 2 दिन पहले ही उनको ज़मानत मिली है, और न सिर्फ ज़मानत मिली है बल्कि केस ख़त्म हो गए हैं। और इस तरह के तमाम डिस्ट्रिक्ट में मामले सामने आए, ख़ासतौर से लखनऊ में, कानपुर में बहुत सारा ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई। उसी तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल दोबारा से किया गया कि बख्शा नहीं जाएगा जो भी सड़कों पर इसको लेकर के उतरेगा। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा तो बीजेपी को हो। देखिए, बात ये है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, किसी को भी इस मामले में शक नहीं है, और अगर किसी को है तो वो भी दूर हो जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सत्ता में आने के बाद जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो शुरू के 6 महीने के बाद ही उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है, बहुत वाज़ेह है, और वो है कि ठोक दो, ठोको। तो मुसलमानों को तो ठोकने के लिए वो सियासत कर रहे हैं। मुसलमान हों, ईसाई हों, दलित हों, इनको ठोकने की उनकी पॉलिसी है। और बीच में तो ब्राह्मणों को भी ठोकने की पॉलिसी अख्तियार कर ली थी। शायद वो फिर जब ब्राह्मणों ने बहुत बुरी तरह से घेर दिया उनका, और ख़ुद जिस मीडिया का या गोदी मीडिया का आपने हवाला दिया है, वो बिका हुआ मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो तो बीजेपी आरएसएस की गोद में बैठा हुआ मीडिया है। लेकिन उसी मीडिया ने जब 2-3 ब्राह्मणों पर योगी की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमला किया, या कहिए कि योगी सरकार ने जब 2-3 ब्राह्मणों पर हमला किया, तो वही जो है बिल्कुल भौंक करके, जैसे बहुत भूखे भौंकने वाले हुआ करते हैं, वो मखलूक एक ख़ास होती है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो बिल्कुल सारा गोदी मीडिया उसी तरह से भौंकते भौंकते जो है योगी के पीछे लग गया था। नतीजा ये हुआ कि योगी को 4 कदम पीछे हटना पड़ा। तो ब्राह्मण तो इसलिए बच गए, वरना योगी की तो बिल्कुल क्लियर है पॉलिसी कि दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, क्रिश्चियंस हों या दूसरे मजलूम लोग हों, उनको ठोकने की पॉलिसी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी आरएसएस के लोगों को बख्शना चाहते हैं, बाकी सबको ठोकने की उनकी पॉलिसी है। इसलिए इसमें तो कोई मुगालता नहीं रहना चाहिए। अगली बात ये है, आपने कहा कि ओवैसी साहब जो कुछ कर रहे हैं, तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ओवैसी साहब तो आज़म खान से भी पक्के मुसलमान हैं, इसलिए बीजेपी आरएसएस जो है उन्हें दोस्त तो नहीं रख सकती। जितना मैं जानता और समझता हूँ, किसी कीमत दोस्त नहीं रख सकती। आपने कहा कि ओवैसी के बयानात को मीडिया बड़ी हवा देता है, या मीडिया जो है उनको जो है वो, बिल्कुल सही बात है। मीडिया, ये बिका हुआ गोदी मीडिया, ये राहुल गांधी के ज़बान से कोई लफ्ज़ ऐसा निकलता है कि जिसमें मुसलमानों का तज़किरा आ जाए या किसी और माइनॉरिटी का तज़किरा आ जाए, खा वो क्रिश्चियंस का हो, आदिवासियों का हो, दलितों का हो, किसी और का हो, जहाँ ऐसे लोगों का तज़किरा राहुल गांधी के या कांग्रेस के किसी बड़े काबिल ज़िक्र लीडर, अगर नेहरू फैमिली का हो तो कहना ही क्या है। तो उस वक्त भी आप देखते हैं कि इस कदर उछल कूद मचाई जाती है गोदी मीडिया और बीजेपी के प्रवक्ताओं और मंत्रियों की ज़बानी, इतना हंगामा और आफत उठाई जाती है कि जैसे इस मुल्क में कोई मसला ही नहीं रह गया सिवाय राहुल गांधी के, कांग्रेस के। अगर अखिलेश कुछ कह दे तो अखिलेश के ताल्लुक़ से भी यही हालात होते हैं। अगर लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी यादव कुछ कह दे तो उसके ताल्लुक़ से भी, ममता बनर्जी ने बीच में किया तो आपने देखा कि मगरबी बंगाल के, या कहिए कि हिंदी में जो आप कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल के असेंबली इलेक्शन तलक किस बुरी तरह से लामबंदी के साथ झगड़े, टंटे, फसादात, मार काट बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कराया, और करा करके उनका फिर निगेटिव रोज़ाना डिबेट उस पर कराई गई तमाम चैनलों पे। हर वक्त ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ जो है रात दिन प्रोपेगेंडा किया गया। ऐसे ही कांग्रेस के ख़िलाफ़ किया गया, ऐसे ही अखिलेश के ख़िलाफ़ किया गया, ऐसे ही तेजस्वी के ख़िलाफ़ किया गया। तो बीजेपी आरएसएस वाले एक एक करके टारगेट सबको कर रहे हैं, तो मुसलमानों को भी ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एमआईएम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा आप देखते हैं कि जैसे जितना वो टारगेट करते हैं, मुस्लिम नौजवान भी उतना ही ज़्यादा जो है ओवैसी के पीछे होता चला जाता है। अच्छा, इसी तरह हम अगर कुछ बोलते हैं तो आरएसएस वाले भी इसी तरह इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इससे हमें ज़्यादा डराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सही बात यह है कि हिकमत अमली सही होनी चाहिए, नीयत नेक होनी चाहिए, और मजबूत इरादे और मजबूत तैयारी के साथ मैदान में आकर के काम करना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात यह है कि 2014 का इलेक्शन हुआ, नरेंद्र मोदी के मुकाबले पे ओवैसी तो नहीं था, नरेंद्र मोदी आ गया, मुसलमानों ने तो कोई वोट नहीं दिया था।
उसके बाद 2017 में यूपी का चुनाव हुआ, मुसलमानों ने तो वोट नहीं दिया, बीजेपी जीत के आ गई और 300 से ज़्यादा सीटें लेके आ गई। मुसलमानों ने तो वोट नहीं दिया था। फिर 2019 में इलेक्शन हुआ, मुसलमानों ने तो नहीं दिया। ओवैसी तो बीजेपी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ा, न 2017 में लड़ा था, न 2019 में लड़ा, न MIM कहीं दिखाई दी, उसके बावजूद बीजेपी आ गई। अब बंगाल में ओवैसी तो नहीं गए थे लड़ने के लिए, चर्चा बहुत हुआ लेकिन नहीं गए, तो वहाँ तो बीजेपी ने कितना सब कुछ नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी ने ज़मीन पे आकर के लड़ाई लड़ी, तनहा थी लेकिन ज़मीन पे लड़ी। हमारी अपोजिशन जमात यूपी में जो है पैदल बैठी हुई है। अखिलेश यादव का 4.5 साल से कुछ पता ही नहीं कहाँ है, किसी मसले पे सड़क पे दिखाए हो, और ममता को किसी दिन आपने घर में बैठे हुए पाया हो तो बताए, जबकि वो सत्ता में थी और सत्ता में रहते हुए कोई लीडर सड़क पे ज़्यादा नहीं दिखाए, लेकिन ममता फिर भी सड़क पे नज़र आई। अखिलेश यादव पैदल हैं इक़्तिदार से, उसके बावजूद भी जो है घर बैठे हुए हैं। इसी तरह बिहार में हुआ, वहाँ अगर ओवैसी ने 15-16 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए और 5 उनके जीत गए हैं, तो आज नतीजा ये है कि आज मजलिस के 5 MLA को सरकार भी पूछती है, अपोजिशन भी पूछता है। बेशक वो अभी तक हुकूमत बनाने गिराने में उनका रोल नहीं आया, अगर 5-7 MLA इधर से उधर हो गए इनका फ़ौरन रोल भी आ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत भी उन्हें पूछती है और अपोजिशन भी उन्हें पूछता है। वजह क्या है कि वो आज़ाद हैं, आज वो आज़ादी के साथ अपने वोटर की वकालत कर रहे हैं। और जब हम किसी भी पार्टी की ग़ुलामी में रह कर के, ठीक है हम मानते हैं कि भाई बीजेपी से बेहतर हैं ये पार्टियां, गनीमत हैं, लेकिन इसके बावजूद कौन क्या कह रहा है, क्या ज़बान बोल रहा है, क्या काम कर रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले हैं और ओवैसी मुजरिम है, ऐसा मैं नहीं मानता कम से कम। शुक्रिया अब्दुल रहमान आबिद साहब, हमसे बात करने के लिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।